हे एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। दिस इज शिखा, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड ये जो चैप्टर है बेटा वो है केमिकल बॉन्डिंग। अब तक हम 3 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ये 4th चैप्टर है जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। आई होप तुमको मजा आ रहा होगा और क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहे होंगे। आई होप तुम डीपीपी और क्विज भी टाइम से कर रहे हो, नोट्स अपने टाइम से बना रहे हो, अच्छे से बना रहे हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बहुत रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें, तभी रिजल्ट निकल करके आता है। अब ये जो चैप्टर आप करने वाले हो ना, इससे पहले थोड़ा सा इंट्रो सुनो। ये वाला जो पहले चैप्टर है, अगर इस चैप्टर में से 3 to 4 क्वेश्चंस भी देखे जाएं तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टॉपिक हैं इस चैप्टर में जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार आते भी हैं। ठीक है, फिक्स है, मतलब ये वाला जो चैप्टर है फिक्स एरियाज है, यहीं से क्वेश्चन निकल करके आएगा। उस वाले एरिया को हम बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, बहुत सारे PYQs करेंगे और बहुत ही स्टार्टिंग में जनरल बेसिक इसका अच्छे से समझना, ताकि बाद वाला पोर्शन में आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए। और कुछ चीजें इस चैप्टर में अच्छे से समझ लेना। पहली चीज टॉपिक जो भी हैं आप लोगों के, इसमें पहला टॉपिक आपका होगा जहां से क्वेश्चन आता है लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। दूसरा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, जो में बहुत ध्यान से करना है, जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। थर्ड हो जाता है फजान रूल। फोर्थ आ जाता है VBT, वेस्पर थियरी, MOT। फिर वहां से आ जाएगा बेटा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी। ये बहुत सारे नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही टॉपिक्स आपको S ब्लॉक में भी हेल्प करेंगे, P ब्लॉक में भी हेल्प करेंगे, और आगे आपकी इनऑर्गेनिक को काफी ज्यादा आसान बनाने में काम आएंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना है, समझना है और इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। और इस चैप्टर के ना आप मतलब लिख लो, ये चीज अपने दिमाग में बढ़ा लो कि कम से कम आपको 250 से 300 क्वेश्चन इस चैप्टर के करने ही है। ठीक है, इस सेशन के बाद आपको DPP भी मिलेगी, क्विज भी मिलेगी, लेकिन उन सभी चीजों से हटके हमें टोटल में 250 से 300 क्वेश्चन इस चैप्टर के करने हैं, तभी आपका ये चैप्टर बिल्कुल स्पीडली हो पाएगा। आप स्पीड विद एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे और बहुत सारी चीजों में ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा। तो ये चैप्टर अच्छे से होना बहुत जरूरी है। अब इस चैप्टर को पढ़ते हुए ना मुझे बहुत मजा आता है, इसको पढ़ाते वक्त और बच्चों को पढ़ते वक्त भी। तो अब मुझे ये है कि आपको भी उतना ही मजा आना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने में जितना मुझे इसको पढ़ाने में आता है। तो चलिए आज की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर समझिए, देखिए नाम ही कितना अमेजिंग है ना, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। अब यहाँ पर देखो केमिकल बॉन्ड, सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड क्या चीज होती है। ठीक है, देखो अगर हम इसको तोड़े, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि केमिस्ट्री की सबसे अच्छी चीज यही है कि वर्ड के अंदर से ना हम डेफिनेशन निकाल लेते हैं। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो यानी बॉन्ड बिटवीन केमिकल्स, ऐसा ही निकल करके आ रहा है, राइट। लेकिन पॉइंट ये है कि बॉन्ड होता क्या है बेटा। ठीक है, अब देखो हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ बॉन्ड, हमारा हमारे सिबलिंग्स के साथ बॉन्ड, हमारा आसपास के लोगों के साथ बॉन्ड, ये सब बॉन्डिंग ही तो है। और ये जो सारी बॉन्डिंग है इसी की फॉर्म में, मैं आपको हमेशा कहती हूँ डेली लाइफ से रिलेट करो, आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी। अब देखो इसको समझो कि बॉन्ड क्या होता है। देखो लॉजिकली हमने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड मतलब हो गया हर एक एलिमेंट की, अगर हम बात करें तो हर एक एलिमेंट, जैसे हम अपनी स्टेबिलिटी के लिए भाग रहे हैं, ऐसे ही हर एलिमेंट भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए भाग रहा है, राइट। यानी कि अगर किसी के पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहता है कैसे भी करके, क्योंकि उसको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते ही वो स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो जिन भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो चाहते हैं उनके आउटर मोस्ट में 8 हो जाए और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर ले। ठीक है, तो अब क्या है, ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। और इस कंप्लीशन को करने के लिए, इस आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, दूसरा गेन करता है, फिर एक कुछ बॉन्डिंग होती है या फिर शेयरिंग हो जाती है। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए अब डेफिनेशन पे जाते हैं। मतलब लॉजिकली आपको डेली लाइफ से रिलेट करके ही पढ़ना है। देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, ऑक्यूपाइंग नोबल गैस डू नॉट हैव द कंप्लीट ऑक्टेट। जो मैंने अभी आपको बताया कि हर एक एलिमेंट जो है वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना चाहता है,
और इस कंप्लीट करने के चक्कर में वो क्या करता है बेटा, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करता है, और जब कंबाइन करता है तो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जिसको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। बात समझ में आया? बहुत सिंपल है, राइट। अब चलिए बेटा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखो भाई, एक बात को समझना, पहले इसको समझने से पहले देखो, अब जब बॉन्ड्स बनते होंगे या जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते होंगे तो उनके बीच में फोर्स भी होता होगा, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता होगा वो होता है, ठीक है। तो जो फोर्स होता है जिसकी वजह से वो एटम्स कंबाइन करते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, और उनके कॉम्बिनेशन को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड चलिए हम स्टडी करेंगे। अब मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाएंगे, है ना। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर देखिए, अब बॉन्ड तो बेटा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है ना। बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, मेरे साथ साथ ही आपको नोट्स बनाने हैं और थोड़ी सी स्पीड अब हम मेंटेन करेंगे अपनी राइटिंग में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, वो किन के बीच में बनते हैं, इंटर एटॉमिक। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किन के बीच में बनते हैं, एटम्स के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक, ठीक है। और वीक केमिकल बॉन्ड किन के बीच में बनते हैं, इंटर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के बीच में। बात समझ में आई? क्या होगा, इंटर एटॉमिक का मतलब एटम्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड, और इंटर मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड। तो यहां पर लिख लीजिए बेटा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एटम्स, बिटवीन द एटम्स ये बनता है, और इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ये बनता हुआ नजर आएगा आपको। बात समझ में आई? क्लियर हुआ अभी? ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं बेटा, वो सुनिए। देखो, पहला हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। पहला कौन सा हो जाएगा बेटा, आयनिक बॉन्ड। दूसरा कौन सा हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, जो आयंस के बीच में अपोजिट चार्जेस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, देन जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। कोवलेंट को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फोर्थ कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और फोर्थ वन होगा मेटेलिक बॉन्ड। ये सभी के सभी जो बॉन्ड्स बनते हैं वो एटम्स के बीच में बनते हैं, इसलिए उनको बोला गया इंटर एटॉमिक। और ये किस टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स ये होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं। और कौन कौन से होंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है जो, है ना, ये वीक होती है बेटा। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आई? और कौन से फोर्सेस होंगे, वेंडरवाल फोर्सेस, है ना। तो यहां पर आप लिख लेंगे, यस, हम इन सभी को स्टडी करेंगे। ये देखिए, आई होप तुमने लिख लिया हो। साथ साथ बेटा लिखना है ताकि आपको याद होता चला जाए। अभी हम हर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, खास तौर पे आयनिक और कोवलेंट को हम काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब चलिए, अब हम पढ़ेंगे, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कॉज या मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि क्यों केमिकल कंबाइन क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, बॉन्ड क्यों बनता है, इसका रीजन क्या है, वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। आप सबसे पहले तो ये समझो कि एक्चुअल में जब ये बॉन्ड बनता है तो बनता कैसे है, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि जब भी केमिकल बॉन्डिंग होती है तो केमिकल बॉन्डिंग के दौरान बेटा एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम। एनर्जी क्या होगी, मिनिमम हो जाती है। और मिनिमम एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। अभी अभी तो हम पढ़ रहे थे कि कोई भी एलिमेंट
जो कंबाइन करना चाहता है दूसरे के साथ, उसकी फाइट ही उसकी स्टेबिलिटी के लिए है, क्योंकि वो अपनी फाइट लड़ रहा है, क्योंकि उसको स्टेबल होना है, यानी कि उसको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। तो उसकी लड़ाई ही इस चीज पे, हमारी लड़ाई भी इसीलिए है। तुम्हारी लड़ाई क्यों है? तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाए तभी तुम यहाँ हो, है ना, तभी तुम पढ़ रहे हो, तभी तुम पढ़ाई इतनी ज्यादा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कोई तो रीजन है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छी लाइफ चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए, तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हें अच्छा डॉक्टर बनना है, ये सब चीजें ही तो है, इसलिए तो तुम यहाँ पर हो। ऐसे ही हर एक एलिमेंट का भी अपना एक गोल है कि उसको स्टेबिलिटी चाहिए, और जब मैक्सिमम स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए ही वो बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि फिलहाल वो स्टेबल नहीं है, वो 8 करके अपने आउटर मोस्ट में अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है। एंड टू कन्वर्ट द एटम्स इनटू मॉलिक्यूल्स। अब देखो, जब एटम्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी, है ना, टू एक्वायर ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। अब मेरी बात बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना, कि भाई वो कंबाइन किस लिए कर रहा है? ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो सके, ताकि वो स्टेबल हो सके, और उसकी एनर्जी मिनिमाइज करके और स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है हमें। तो उसमें देखो 3 चीजों में या 3 क्लासेस में हम उसको डिवाइड करते हैं। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है बेटा कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जैसे एल्कली मेटल्स लगा लीजिए, ठीक है, ये क्या करते हैं? आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। और आसानी से इलेक्ट्रॉन को देते क्यों है? क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उन्हें अटेंड करनी है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि उनकी आयनाइजेशन भी क्या होती है? बहुत कम। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। यस, दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है? उसके बाद देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज को रखेंगे अपने पास। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? दे हैव हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इसको भी हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर अप किया था। यस, एलिमेंट्स विच हैज लिटिल टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स। भाई 3 टाइप के हमारे को दे दिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो कि क्या करेंगे? आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स जो कि क्या करेंगे? गेन कर लेंगे बहुत आसानी से। या एलिमेंट जिनके पास लिटिल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की या फिर गेन करने की हो। ये सभी केमिकल बॉन्ड्स इसी तरीके से बनाएंगे। यानी कि अगर Na है बेटा, तो सबसे पहले Na किस में कन्वर्ट होगा? ये तभी तो जाके स्टेबल हुआ ना, Na पॉजिटिव। क्यों किया इसने लॉस? क्योंकि ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में जो कि है आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये बात बेटा दिमाग में बिठा लेना कि इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कोई अलग बात नहीं है। ये बनेगा कैसे भाई? देखो, आओ लिखो। इट इज फॉर्म्ड बाय, पहला लिखोगे, इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई? अगर मान लीजिए मैं आपको ये थोड़ा सा एग्जाम्पल देके भी लिखेंगे कि ये बनता कैसे है। ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स लिखिएगा। इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। देखो ये, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आपको फर्दर बताते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे, ठीक है। जैसे बेटा अपने पास है सोडियम, ठीक है। अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जरा लिखिए। यहाँ पर हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। लिखा? क्लियर हुआ? अब अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर अब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लॉस। जब ये लॉस करेगा इट विल गेट Na पॉजिटिव, राइट, यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन विच हैज कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। बात समझ में आई? ऐसे ही मैं ले लेती हूँ बेटा Cl, ठीक है। अब Cl क्या हो गया? कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 3p5। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने? 7। अब इसको कितने करने? 8। तो 1 का क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा। तो भाई अब ये जब गेन करेगा
तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव में। अगेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में हो गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर आ जाएगा बेटा 3p6। कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब समझ रहे हो ये जो हमारी अभी लॉजिक जो हमने बताई आपको, अब समझ में आ रहे होंगे आपको। ये भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो गया बाय कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और ये भी कंप्लीट हो गया। अब आया समझ में? ठीक है, अब हुआ क्या यहां से जो Na पॉजिटिव है और यहाँ वाला जो Cl नेगेटिव है, ये दोनों क्या हो गए बेटा, अपोजिट चार्जेस। अब इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लॉस, और इसने क्या किया, गेन। ठीक है, अब आपको पता है क्यों। अब इनके बीच में अपोजिट चार्जेस है, पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। हमने कल ही पढ़ा था, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं। लेकिन अब इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और तब ये जो बॉन्ड बन रहा है अपोजिट चार्जेस के बीच में, इसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देंगे। अब आ गया, हो गया, मतलब अब देख लोगे पहली लाइन, इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। इसने लॉस किया एक इलेक्ट्रॉन, इसने गेन किया एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस आ गए, और दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, जो बॉन्ड बनेगा, उसको हम आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पर आप दूसरी बात यहां लिख सकते हैं, दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि इनके बीच में कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि दोनों चार्जेस अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज स्पीशीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है between the oppositively charged species। क्लियर हुआ बेटा, यहां तक देख लीजिए, और यहां तक आपको नोट डाउन कर लेना है। अपोजिट चार्ज आयंस मतलब केटायन और एनायन। थर्ड जो मेन चीज है, ये जो बॉन्ड होता है बेटा, ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। इसकी कोई भी डायरेक्शन जो है वो नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। बात समझ में आ गया होगा? यस, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आपको आयनिक बॉन्ड आ गया है समझ में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम पढ़ते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और थोड़ा सा तरीके से पढ़ने की जरूरत है। वैसे तो देखो आपने 9th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, और ये बहुत सिंपल सा है, इसमें बहुत ज्यादा आपको जो है परेशान नहीं होना है। ठीक है, लेकिन ये आना चाहिए, ये जरूरी है हमारे लिए। चलिए हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। डॉट मतलब कि अगर कोई एटम का आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उस भाई एलिमेंट, जैसे मान लीजिए मुझे बनाना है सोडियम का, तो सबसे पहला काम होगा मेरा सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो लिख लेते हैं फटाफट से। पहला हो गया कॉन्फ़िगरेशन, लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 और फिर आ जाएगा 3s1। तो जो भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक 1 3s में है ना। तो भाई जो भी एलिमेंट का आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जिस भी एटम का बनाना है, उसमें आपको क्या करने हैं भाई, उसमें आपको करना ये है कि उसका आउटर मोस्ट आप सबसे पहले देख लीजिए, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने भी आउटर मोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यही लेविस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी है हमारे पास। ठीक है, तो बात समझिएगा, यानी कि हम सोडियम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक, तो हम इसको डॉट से दिखा देंगे। ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। बात समझ में आया? अब देखिए सॉरी, क्लोरीन, यहां पर देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5।
अब आप देखिए आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना 7। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अभी दोनों को अलग दिखाने के लिए मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप डॉट से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 क्रॉस लगा देंगे हम ऐसे, 6 7 8। रिप्रेजेंटेशन का तरीका पता लग गया, या फिर आप 7 डॉट्स लगा दीजिएगा, इसीलिए हम इसको डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली बोला है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अब यहाँ पर लेविस डॉट स्ट्रक्चर में NaCl अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो ये हो गया और यहाँ पर हो गए 7। अब इसके पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7, इसके पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1। अब हमें पता है कि भाई ये बॉन्ड किस तरीके से बनाएंगे, जो अभी अभी हमने बनाया। तो क्या किया भाई, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। बात समझ में आ रही है? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से Cl को दे दिया। क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ पर किस तरीके से आप दिखा दोगे, यहाँ पर आप दिखा दोगे, ये बन गया Na पॉजिटिव, Cl के पास अब क्या हो गए, 8 हो गए। ऐसे आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। बताइए बेटा आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? इसी को हम डॉट स्ट्रक्चर कह देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए मुझे दिखाना है डॉट स्ट्रक्चर, आपको ग्रुप नंबर 1 से आप दिखाएंगे, ग्रुप नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 3 रहने दीजिए, 13 कर लीजिए, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ तक करें। चलो आइए आप मेरे साथ साथ बनाइएगा। देखो ग्रुप नंबर 1 मतलब एल्कली मेटल्स, उनके पास मैं X से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसके पास क्या होगा, ओनली 1। आउटर मोस्ट में कितना होगा, ओनली 1, है ना, तो उसको हमने डॉट से दिखा दिया। अच्छा अब ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 को क्या लिखेंगे बेटा, भाई ग्रुप नंबर 2 के अगर देखेंगे तो आउटर मोस्ट में 2 हो गया ना, तो यहां पर आप लिखेंगे आउटर मोस्ट में 2। क्लियर हो गया? अब इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 3। मैंने कैसे बताया था आपको, 10 + 3, पी में हम ऐसे करते हैं, तो आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। तो भाई यहाँ पर आप दिखा देंगे 1 2 और 3, ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही 10 + 4 आउटर मोस्ट में कितना हो गया, आउटर मोस्ट में कितना हुआ, 4 ही तो हुआ, 1 2 3 4। क्लियर हुआ बेटा? ऐसे 5 10 + 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैसे दिखाएगा, 1 2 3 4 5। ऐसे 6 दिखाइएगा, 1 2 3 4 5 6। अब तो आ गया होगा, बस जितने आउटर मोस्ट में है इलेक्ट्रॉन उसको डॉट से दिखा देना है, बस बाकी कुछ करना ही नहीं है बेटा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया? जितने भी आउटर मोस्ट में उसमें आप डॉट बना दीजिए उतने, बस बात खत्म हो गया। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलिए खुद से बनाइएगा बेटा। CaO का बनाना एक बार, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए जरा कैसे बनाइएगा, ऐसे ही, ठीक है। एक तरफ क्या लिख लेंगे, कैल्शियम, एक तरफ क्या लिख लेंगे, ऑक्सीजन। यहाँ क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आउटर मोस्ट में कितने, 2, है ना। ऐसे इसका चेक करिए, 1s2 2s2 2p4, आउटर मोस्ट में कितना है, 6। क्लियर हुआ बेटा, है ना। अब यहाँ पर चेक करिए, इसमें आउटर मोस्ट में कितना दिखाएगा, चलिए यहाँ लिखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, मर्ज नहीं होगा ऐसे। यहाँ देखिए Ca, यहाँ है 1, यहाँ है 2। क्लियर? ऐसे ही ऑक्सीजन बनाइए बेटा, कितने हैं, 6, तो 1 2, इसको मैं क्रॉस से दिखा देती हूँ अगेन ताकि आपको पता लगे, 2 6 से दिखा देते हैं। पता लगा बेटा कैसे बनाया मैंने, है ना। अब इसमें किस तरीके से होगा, कैसे बनेगा भाई बॉन्ड, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा, है ना, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। यानी इसको लिखेंगे कैसे, Ca2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने दे दिए, बाकी इसके पास 6 तो ऑलरेडी थे ही, तो यहाँ हो गया बेटा 2 नेगेटिव। जितने इसने इलेक्ट्रॉन लिए उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई है बेटा? यस, अभी तो क्लियर आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम, ठीक है, तसल्ली के लिए एक एग्जाम्पल और करेंगे हम। चलिए थर्ड,
यहाँ देखिए MgCl2 बनाइएगा। MgCl2 खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करना है। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके खुद से ट्राई करो, ये बेसिक चीजें हैं। ये आपको आ गया तो आगे बड़े मजे से ये चैप्टर कट जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम देखिए और यहाँ पर Cl लिख लीजिए, 2 Cl है ना इस बार तो। चलिए यहाँ पर देखो भाई 1s2 2s2 2p6 और 3s2, आउटर मोस्ट कितना है 2। क्लियर, ऐसे इसकी लिखिए, आउटर मोस्ट लिख लीजिए बस, अब पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है बेटा 7। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए इसको। देखो Mg को कैसे लिखेंगे भाई, 2 हो गए। क्लियर, Cl के पास, इसके पास भी 7, उसके पास भी 7 है ना, तो इसको क्रॉस से दिखा देते हैं ताकि आपको अलग से पता लग जाए। चलिए यहाँ कितना हो गया बेटा 7। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आ गया बेटा। अब तो खुद से कर ही लोगे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग कर लोगे। देखो एक यहाँ गया और एक यहाँ गया, हो गए। इन दोनों के पास 8 8 और इसके पास भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नियॉन की इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई क्योंकि इसने 2 दे दिए है ना। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करिएगा, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा +2 और इसके ऊपर इसने 1 लिया तो माइनस, 1 लिया है तो माइनस। बात समझ में आ गया, मतलब एक एक नेगेटिव इस पे भी आ जाएगा। अब तो बेटा आ गया होगा। 3 एग्जाम्पल्स कर लिए खुद से, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लेने, एक आप खुद से करिएगा, दैट इज योर होमवर्क। Na2S का बना करके देखिएगा, ठीक है, कार्बोनेट फॉस्फेट, ये आप खुद से बना करके देखिएगा। सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीजें अलग नहीं है। सिर्फ आपको यही करना है कि आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में वो आपको डॉट से रिप्रेजेंट करने हैं और इस तरीके से आपको शो करना है, दैट्स इट। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात ये नहीं है। चलें अब आगे, यस अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बेटा फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स फॉर फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को फेवर करते हों, जिसमें से पहला फैक्टर है लोअर द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए मेटल। देखो अभी हमने क्या कहा था बेटा, ध्यान से समझना। अभी हमने कहा था कि आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, है ना। हमने पढ़ा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल। अब ध्यान से समझना, क्या ये तीनों बातें आपको याद रखने की जरूरत है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, 1% भी नहीं, ठीक है, सिर्फ बातों को समझना कि हम बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं। देखो अब हमने लिखा है मेटल टू नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एम आई राइट। तो ये जो मेटल हुआ, अगर ये काफी अच्छा मेटल हुआ तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा इन करेक्टर, वो उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, इतनी बात है ना। तो भाई ये क्या होगा, तो अगर इसका मेटल का साइज बड़ा होगा तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी बेटा, कम होगी। और आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस इजीली होगा। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आई कि कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ चीजों को देखोगे। आपने पीरियोडिक अच्छे से पढ़ा है, मैंने आपको कहा था आपको फिर कुछ भी खास करने की जरूरत आगे नहीं पड़ेगी। तो भाई आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन फेवर करेगा कि मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा उतनी ही जल्दी कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा वो, इसलिए हमने ये बात कही है, यानी इजिली द कैटायन विल फॉर्म। अब समझ में आ गया, इजिली द कैटायन विल फॉर्म। अब आ गई बात समझ में, यस क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ऐसे ही हमें क्लियर करते हुए चलना है, याद नहीं करना है, ये सब चीजें याद करने की नहीं है, ठीक है। अब देखो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए नॉन मेटल,
ये भी मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अच्छे से समझाया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जब आप किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कौन सा एटम, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे होते हो, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, यानी कि जितनी अच्छी एफिनिटी होगी उतनी जल्दी एनायन बनेगा। तो क्या हम कह सकते हैं इजिली द एनायन विल फॉर्म। अब समझ में आया, जितनी जल्दी कैटायन बनेगा और जितनी जल्दी एनायन बनेगा उतनी जल्दी अगर वो कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो गए, मान लीजिए यहां से A पॉजिटिव बन गया, यहाँ B नेगेटिव बन गया, तो अब क्या है बेटा, A पॉजिटिव और B नेगेटिव अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अभी हमने पढ़ लिया, क्लियर हुआ, अभी सब समझ में आ रहा है। थर्ड फैक्टर देखिए लैटिस एनर्जी, ये थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने आपको कहा था यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं, तो ये एरिया हमारे को ध्यान से समझना। मैं इसको रब कर दूं बेटा, लिख लिया होगा आपने। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा सीरियस तरीके से समझना, ये वाला एरिया क्वेश्चन एरिया है हमारा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देखो लैटिस एनर्जी क्या कहती है, आपके पास दो आयंस हैं मान लीजिए, ठीक है, दो गैसियस आयंस है हमारे पास, मान लीजिए A पॉजिटिव और B नेगेटिव, जो यहाँ से बने होंगे, ठीक है, जो यहाँ से A पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ से जो B नेगेटिव बन रहा है, ये आपस में कंबाइन किया होगा और कंबाइन करके ये बना रहे हैं मान लीजिए AB सॉलिड, कितना 1 मोल, ठीक है, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, 1 मोल के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके 1 मोल ऑफ सॉलिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस दौरान कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, है ना, कुछ रिलीज तो हुआ होगा, तो ये इस दौरान कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा, एनर्जी रिलीज। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या हम इसको ऐसे लिख दें कि जो ये याद करने का तरीका देखो, लैटिस का मतलब सॉलिड तो हो गया, लैटिस का मतलब क्या हुआ, सॉलिड, जो दो गैसेस एटम आपस में कंबाइन किए तो 1 मोल सॉलिड की फॉर्मेशन, लैटिस की फॉर्मेशन हुई। उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ होगा दैट इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। बात समझ में आए। अब ये क्या है, एनर्जी रिलीज है तो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मी की तो होगी, बात समझ में आ रही है। अब ये जो लैटिस एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है डेल्टा H नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक की तो बात हो गई, बात समझ में आया। या फिर आप इसको दूसरी डेफिनेशन से भी बता सकते हो, क्या, जैसे कि आपके पास है AB सॉलिड, कितना है 1 मोल, ऑब्वियसली 1 मोल ऑफ सॉलिड है हमारे पास, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड है मान लीजिए। हमारे पास क्या है बेटा, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब अपने को क्या करना है, इसको तोड़ना है। अब तोड़ेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा, ठीक है, 1 मोल सॉलिड को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये अपने गैसियस आयंस में टूट जाएगा। अब तोड़ना है, बॉन्ड जो है वो तोड़ना है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी ना, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो अब यहाँ पर जो डेल्टा H होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि ये क्या होगा, एंडोथर्मिक, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये दोनों ही डेफिनेशंस आपकी लैटिस एनर्जी की है, दोनों ही डेफिनेशंस क्या है, लैटिस एनर्जी। मतलब हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास दो आयंस हैं, दोनों आयंस कंबाइन करके 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब बॉन्ड बनता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज होती है तो मतलब डेल्टा H नेगेटिव होता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। या फिर हम कह सकते हैं कि जब आपके पास 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड होगा तो आपको इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है।
तो जब आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में टूट जाएगा और ये जो होगी इस दौरान हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये एब्जॉर्ब करेगा, इसको एनर्जी चाहिए होगी ताकि बॉन्ड तोड़ सके हम इसका। तो यहाँ पर डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव, और इस दौरान ये जो प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? ये दोनों ही डेफिनेशंस लॉजिकली इसकी हैं। अब जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ही स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, उतना ही स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं, हायर इज द लैटिस एनर्जी, हायर is the lattice energy, more stable is the compound, more is the stability of compound. बात समझ में आ गई बेटा? अब तो क्लियरली सब कुछ पता लग रहा है आप लोगों को, ठीक है? यहां से मैं आपको बता देती हूं, चलिए एक मिनट, यहीं पर एक पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, यहीं पर कर लीजिए कि जो लैटिस एनर्जी होती है, ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा कि जो लैटिस एनर्जी होती है दैट इज, इसको हम यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन, रेडियस। अब इसको समझो, ये मैंने क्यों लिखा, अब समझना इसको और बहुत ही क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करना ताकि आप लोगों को कुछ भी याद नहीं करना पड़े। भाई ये Z पॉजिटिव या Z नेगेटिव क्या लिखा है मैंने, भाई चार्ज ऑन कैटायन या एनायन हमने लिखा है, ठीक है, और R क्या है, भाई डिस्टेंस बिटवीन आयंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन आयंस। अब आप समझिएगा कि भाई लेटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यही लिखा मैंने कि यहाँ पर जो लेटिस एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यही लिखा है मैंने। अब आप खुद समझना कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो आयंस आपके पास रखे हुए हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस काफी ज्यादा है मतलब रेडियस R ज्यादा है, तो दोनों के बीच में फोर्स कम होगा ना, अगर दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन कम होगा ना, तो अगर रेडियस ज्यादा होगी तो रेडियस ज्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस वो कम हो जाएगा, मतलब लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। अगर दो आयंस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, काफी ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है लैटिस एनर्जी ज्यादा ही होगी। क्या मेरी बात अब आपको समझ में आ रही है? यस, फॉर्मूला समझ में भी आना चाहिए, ये भी जरूरी है ताकि हमें बार बार चीजों को याद नहीं करना पड़े। क्लियर? अब जो समझिए इस वाले को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, फिर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको कराती हूँ ताकि आपके दिमाग में फॉर्मूला नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट भी बैठे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा अप्लाई कैसे करना है। देखो, अगर नीट में ना पिछले बार 21 लाख से भी ज्यादा बच्चे अप्रोक्सीमेटली बैठे थे, ठीक है, 21 लाख के आसपास ही बच्चे बैठे थे, पढ़ तो वो सभी ही रहे हैं, मतलब 21 लाख स्टूडेंट सभी के सभी पढ़ रहे होंगे इस वक्त, ठीक है। आप में और उनमें फर्क क्या होगा ये आप तय करोगे, मतलब थ्योरी सब पढ़ रहे हैं बेटा, फॉर्मूला भी सबको पता होगा, सभी चीजें बुक्स के अंदर हैं ही, ठीक है, तो कुछ अलग बात तो है नहीं कि हम बुक से अलग पढ़ रहे हैं, वो भी वही पढ़ रहे होंगे जो हम पढ़ रहे हैं, बस हमारे पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो, वो भी फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे, लेकिन फर्क कहाँ दिखेगा, ये सिलेक्शन किन बच्चों का होगा, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है, जो उस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेगा। आपने फॉर्मूला सीख लिया, उसके बाद अप्लाई कैसे कर रहे हो, कहाँ नहीं करना है, कहाँ किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाना है, यही चीज आपको भीड़ से अलग बनाती है और यही चीज आपका सिलेक्शन कराती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है किसी भी लेवल पे, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी हर चीज मैस क्रिएट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, अगर वो हो गया तो कंफ्यूजन बढ़ेगी और कंफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, यानी कि हमेशा कंफ्यूजन कम होना चाहिए। इतनी चीजों को क्लियर रखो, मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, कंफ्यूजन जितनी ज्यादा आप सिलेक्शन से उतने दूर होते चले जाएंगे, इसलिए कम पढ़ो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ो, और कम भी क्यों पढ़ो, जितना काम में है, जितना एग्जाम में आना है उतना तो पढ़ो ही, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना है, राइट। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहली चीज तो क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी कि जो उनके आयंस हैं
वो लेटिस के अंदर रेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं, उनके बीच में अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। लेटिस है भाई, सॉलिड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेगुलरली अरेंज्ड होंगे जो एटम्स होंगे और उनके बीच में अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इसलिए ये जनरली क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में। पहला पॉइंट क्लियर। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। क्रिस्टलाइन है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर में। और क्योंकि ये जो आयन्स होते हैं इसमें ऐसे रेगुलर तरीके से अरेंज होगा, कोई स्पेस नहीं होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन सॉलिड फॉर्म में तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब ये मॉल्टन स्टेट में आएंगे या सोल्यूशन में आएंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तब वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्री आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। जैसे NaCl लगा लीजिए, अब मैंने इसको वाटर में डाला तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कौन से आयंस में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मॉल्टन और सोल्यूशन में ये फ्री आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए उस वक्त पे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या होगा भाई, पोलर तो पोलर में सॉल्युबल होगा, तो पोलर सॉल्वेंट्स में ये क्या हो जाते हैं, फेयरली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। बाकी ये नॉन रिजिड होते हैं और इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब ध्यान से सीखो कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं दैट फर्निश आयंस इन सॉल्यूशन, ठीक है, द केमिकल रिएक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स इज कॉल्ड आयनिक रिएक्शन। कह दो कि मैं बहुत ज्यादा लैंग्वेज हो गई है, नहीं समझ में आ रही है, तो क्या करें, देखो मैं बताती हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखो NaCl है, एक्वस, ठीक है जी, ये मैंने ले लिया, एक ले लिया मैंने NaCl, ठीक है, और प्लस मैंने एक्वस में ले लिया AgNO3। एक्वस का मतलब वाटर ही हो गया, एक्वस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हो क्या रहा है, आयनिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनिए और समझिएगा। देखो यहाँ पर, अब देखो ये भी अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, अभी हमने पढ़ा एक्वस में है तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में तो नहीं टूटेगा, है ना, सॉलिड में तो भाई क्या ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ये भी एक्वस स्टेट में है तो ये आयंस में टूट जाएगा, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होंगे बेटा, यहाँ पर AgCl बनेगा जिसके PPT बन जाएंगे व्हाइट कलर के, और प्लस क्या बन जाएगा, NaNO3। इसी को बोला है, पहली लाइन देखो, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स फर्निश आयन इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर, ये रहा सॉल्यूशन के अंदर, ये आयंस में टूट जाते हैं, टूट गए जी आयंस में। दूसरा क्या लिखा कि भाई अगर इन कंपाउंड्स के बीच में केमिकल रिएक्शन की जाए तो उसको हम आयनिक, अब ये कैसी रिएक्शन है, आयनिक, और आयनिक बहुत फास्ट रिएक्शंस होती है। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सी बात है, यस। अब यहाँ पर देखो एक नई टर्म आई है कि भाई ये आइसोमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। अब पहले लिखिए आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है भाई, काफी सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो लिख लीजिए कंपाउंड्स विच हैविंग द सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन, सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन, यहाँ लिख लीजिए कंपाउंड्स विच हैज सिमिलर chemical composition and similar crystalline structure, and क्या लिखेंगे, similar crystalline, ये लिख लीजिएगा बेटा, yes, got my point, yes, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब कहोगे मैम एक एग्जाम्पल नहीं दोगे तो फिर हम कैसे समझेंगे, है ना, तो भाई यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। देखो जैसे सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, जैसे मानो Na3PO4 है और है, ये ले लीजिए बेटा, अब इसमें क्या है, Na3 कितना है 3,
P कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। ऐसे ही अब इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, सेम। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। क्लियर हुआ अभी? यस, अभी तो आ गया होगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं, लेटिस एनर्जी वाले तो खास तौर पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं तो बढ़िया रहेगा। देखो, जैसे मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, खुद से करने की कोशिश करनी है। एक मैं करवा देती हूँ और 2-3 आप खुद से करिएगा। देखिए, NaCl और KCl दोनों के बीच में हमें बताना है लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है। अब ये करने से पहले, क्योंकि अभी अब नया नया हम पहला ही लेक्चर नंबर 1 है, तो आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा बेटा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आप बताइएगा कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी, 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको और दे देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहां से कैसे करना है। ये क्या हो गया बेटा, Na पॉजिटिव, यहां से क्या निकला K पॉजिटिव, यहां से क्या निकला K पॉजिटिव। आप कहोगे मैम कैसे देखे, समझ में तो नहीं आ रहा। देखो, Na का साइज छोटा है, Cl तो सेम है दोनों में, Na के साइज क्या है, छोटा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, रेडियस कम होगी, और रेडियस कम होगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अब आया समझ में कैसे चेक करना है। पोटेशियम का साइज क्या होगा, बड़ा, ठीक है। तो यानी कि जब K और Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा R होगी वो ज्यादा होगी। जब R ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी कम होगी। तो इन दोनों में से Na की ज्यादा होगी, यानी आप कह सकते हैं कि NaCl का लैटिस एनर्जी KCl से ज्यादा होगा। अब आ गया समझ में? यस। अब इसी को सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखिएगा। एक मैं आपको दे देती हूँ MgCl2 या फिर आप ले लीजिए CaCl2। ये आप करके दिखाएंगे, होमवर्क है ये आपका। वैसे मैं आपको इसका आंसर तो बताइए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था अभी रिसेंट 2022 की बात है शायद। आपसे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और आपसे पूछा हुआ था किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको पहले बोला था लैटिस से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आगे मैं आपको करा भी दूंगी, हालांकि दे रखा होगा शायद आगे, ठीक है। चेक कर लेंगे, नहीं तो आपको DPP या क्विज में भी ऐसे क्वेश्चंस काफी दिखाई देंगे। देखो, अब देखो, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके आंसर के लिए सिर्फ चेक करना, खुद से कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करनी है। देखो, यहां से क्या हुआ Mg2 पॉजिटिव, यहां से क्या हो गया Ca2 पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अब मुझे बताइए, वैसे तो देखो अगर हम आराम से इससे भी निकाल सकते थे कि जो स्मॉलर कैटायन होता है उसकी लैटिस एनर्जी वैसे भी ज्यादा होती है, ठीक है। इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन आप इसी कॉन्सेप्ट से चलिए फिलहाल। MgCl2 और CaCl2 किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है बेटा, ठीक है। किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो सोचना ही नहीं है MgCl2, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा, R कम है दोनों के बीच में। ऐसे ही NaCl और MgO के बीच में भाई इसकी ज्यादा है, ठीक है। क्लियर हो गया? यस, खुद से करके देखिएगा बेटा। अब आप करिएगा, मुझे बताना इनमें से किसकी लैटिस एनर्जी, ऑर्डर ही बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। NaCl, KCl और RbCl, बताइए बेटा। अब क्या देखेंगे आप, R के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। अगेन रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है, खुद से करना है। टॉप टू बॉटम जाओगे, साइज बढ़ेगा कैटायन का, है ना। यहाँ से देखो Li पॉजिटिव, यहाँ से देखो Na पॉजिटिव, यहाँ से देखो K पॉजिटिव, यहाँ से देखो Rb पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑन कैटायन बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है मतलब। अब आप बताओ, अगर साइज बढ़ रहा है मतलब रेडियस बढ़ रही है, और रेडियस बढ़ रही है तो लैटिस क्या हो रही है, क्या होगी, कम होगी ना। बात समझ में आ रही है अभी? यस। तो चार्ज ऑन कैटायन अगर बढ़ रहा है बेटा तो यहाँ पर क्या होगा, R बढ़ रहा है, मतलब लैटिस क्या हो रही है, कम। यस, अभी तो आ गया होगा।
नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आओ, कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक हमारा खत्म हो गया है, अब हम चलते हैं कोवलेंट की तरफ। आई होप तुम लोग बोर तो बिल्कुल नहीं हो रहे होगे, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी, आगे वाला तो और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला तो फिर भी आपको ऐसे लग रहा होगा यार क्या है ये, पढ़ रखा है हमने, आयनिक कोवलेंट तो बहुत कॉमन सी बातें हैं, नीट ड्रॉपर के लिए कौन सी बड़ी बातें हैं, राइट? ऐसा होता है, ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी हम इन बेसिक चीजों में अटक जाते हैं समटाइम्स। देखो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई? कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने, ठीक है भाई? जैसा हमारे सिबलिंग्स के साथ जो बॉन्ड होता है, ठीक है, हमारे क्लासमेट्स के साथ जो बॉन्ड होता है, पड़ोसियों के साथ जो बॉन्ड होता है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। आप सोचो कि आपका कोई कजन वगैरह आया हुआ है घर पे, तो आप तभी जाओगे उसके घर जब वो आपके घर आएगा, है ना? तो ये म्यूचुअल कहेगा भाई मैं तो ये काम तभी करूंगा जब तू मेरे लिए ये करेगा या तू मेरे लिए ये करेगी। तो हमारे में होता है, हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग बॉन्ड जो है अक्सर ज्यादातर यही देखने को मिलता है। बहुत ही रेयर टू रेयर ऐसा होगा, नहीं तो सब में ही कोवलेंट करेक्टर तो होता ही है, हर तरह के बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर होता ही है, ठीक है? मतलब हम लोग सेल्फिश तो हैं, थोड़ा बहुत तो होता ही है, राइट? तो बस वही सबके अंदर ये फैक्टर होता है कि भाई अगर मान लीजिए आपके क्लासमेट ने आपको कहा आपने नोट्स नहीं बनाया, तो भाई मेरे को दे दे नोट्स के लिए, नोटबुक दे दे। तो वो अगर उसने नोटबुक नहीं देखोगे, नेक्स्ट टाइम से मैं भी नहीं दूंगा। अगर वो नोटबुक आपको दे देता तो आप भी नेक्स्ट टाइम उसकी हेल्प करते। तो ये क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग है, यानी कि एक तरफा बॉन्ड नहीं होता, ये दोनों तरफा होता है, ठीक है? तो दोनों तरफा, समझ रहे हो ना? कि मतलब आप अगर सामने वाले की हेल्प करोगे तो आप उम्मीद भी करोगे कि टाइम पे सामने वाला भी आपकी हेल्प करे। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है लॉजिकली, यानी कि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, दो एटम्स के बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग होता है तो इट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो या इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में क्या हो रही होती है? इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है, और वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, सेम एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप ये ऐड करने हैं, एटम्स कैन बी सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है? ये क्या होता है? जनरली ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, तो ये बात भी हम लिख लेते हैं। फाउंड बिटवीन नॉन मेटल, NM लिख रही हूँ बेटा, एंड नॉन मेटल, ठीक है? ये क्या होते हैं? अक्सर नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। बाई डायरेक्शनल होंगे, क्या होंगे? बाई डायरेक्शनल होंगे नेचर में। अब चलिए इसको समझ भी लेते हैं एक बार, ठीक है? एग्जाम्पल के साथ कैसे बनता है ये बॉन्ड, वो भी आप समझिए बेटा, ठीक है? वो भी आप समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे H2 है, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसको हम समझते हैं। देखो H को हम कैसे लिख सकते हैं? H और H लिख सकते हैं। अब डॉट स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ लिया, तो भाई S1s1 और 1s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, और आउटर मोस्ट में एक हुआ तो इसको हम डॉट से दिखा देते हैं कि भाई इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। तो अब क्या करेगा भाई? इसको भी अपने आउटर मोस्ट में दो करने, इसको भी। भाई देखो बाकी सब एटम्स ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, मतलब आउटर मोस्ट में दो, ठीक है? बात समझोगे? इसका तो ऑक्टेट होता ही नहीं ना, ठीक है? तो अब आप क्या समझेंगे यहाँ से कि भाई अब इसको अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए दो चाहिए। तो अब इस वाले हाइड्रोजन के पास दो हो गया ना। अब इस वाले हाइड्रोजन को भी अपना दो पूरा करना है, तो ये भी अपना इसके वाला शेयर कर, मतलब इन्होंने क्या किया? म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना लिया, ठीक है भाई? दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएं, समझ रहे हो? जैसे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं था, इसका भी नहीं था, लेकिन अगर ये शेयर कर ले तो दोनों का काम हो रहा है, दोनों स्टेबल हो रहे हैं, दोनों ही जो है बिल्कुल कंफर्टेबल स्टेट में आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या किया? इसने कहा भाई तू मेरे से शेयर कर ले, और इस हाइड्रोजन ने कहा तू मेरे से शेयर कर ले, दोनों का काम बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसी को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। बात समझ में आई?
जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं O2। अब O2 का किस तरीके से लिखेंगे देखो जरा, ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। पहले तो लिखो आउटर मोस्ट में कितने 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही इसको भी दिखाओ, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ? तो अब क्या है, आउटर मोस्ट में कितने करने, 8 करने हैं, ठीक है। अब 8 करने हैं तो इसको कितने चाहिए, 2 और चाहिए, तो कहेगा प्लीज दे दो भाई, शेयर कर लो भाई मुझसे। और अब देखोगे काउंट करना, एक बार इसको भूल जाओ और अब काउंट करना। ये तो उड़ ही जाता है बेटा, अक्सर ऐसा होता है। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसको अब ऐसे छुपाना, मैं अब इसको पूरा नहीं लगाऊंगी, फिर ये रब हो जाता है। अब काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। और अब 8 पूरा हो गया, ऐसे ही इस ऑक्सीजन को भी पूरा करना है, तो ये भी क्या करेगा, 2 शेयर कर लेगा। अब इसको छुपाओ, इसके पास भी 8 हो गए, दोनों की जरूरतें पूरी हो गई, तो ये क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी यहां पर अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तो आ गया होगा, ठीक है। N और N के बीच में भी बना के देखते हैं, आइए देखिए। N के पास क्या होगा, आउटर मोस्ट में 3 5 होते हैं मैम, ऐसे लिख दो बेटा। फिर ए, ये लीजिए, कितनों की कमी, 3 की कमी, करा दो शेयर। बहुत सिंपल है, तो कैसे होगा भाई शेयर, ये लीजिए बेटा, ये लीजिए, हो गया। और ऐसे ही इसको भी शेयर करा दीजिए, ये देखिए हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, N और N के बीच में क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे या क्यों। अब ये सवाल खत्म हो जाने चाहिए, क्लियर। तो अब ये आपके पास आ गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश कर रही है। 1-2 एग्जांपल्स और करा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए खुद से बना करके देखेंगे, अगेन वीडियो रिकॉर्डिंग जो है रॉक करके। HCl, पहले अब क्या लिखेंगे, H, यहाँ क्या लिखेंगे, Cl। इसके आउटर मोस्ट में 1, Cl के आउटर मोस्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7। कराइए बेटा शेयरिंग, कैसे कराएंगे भाई, 8 करने, ये वाला शेयर कर लेगा और ये जो है भाई साहब ये वाला शेयर कर लेगा। डन, बन गया HCl। ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना। काफी सारे बच्चे कहते हैं HCl तो आयनिक होता है, देख लो कोवेलेंट होता है, समझ आ गया, ठीक है। वाटर बना करके देखोगे, खुद से करना है, अगेन वाटर बनाओ, ठीक है। इसको ऐसे लिखना तोड़ के, ठीक है, ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इसके पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 5 1 2 3 4 5 6 बना लेंगे बेटा अब इस तरीके से। चलिए अब शेयर कराइए, ये देखो इसने तो कर लिया अपना काम पूरा, दोनों हाइड्रोजन के हो गए पूरे। अब ऑक्सीजन गएगा भाई, ऐसे थोड़ी वन तरफा नहीं चलता, नहीं, मैं भी, अगर आपने मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो मैं भी आपके शेयर करूंगा भाई। अब शेयर तो करेगा ना बेटा, शेयर क्यों करेगा, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दैट्स व्हाई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, क्लियर हुआ। तो वाटर बन गया, तो इसी तरीके से वाटर बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको जो है प्रैक्टिस हो जाए। आप खुद से कौन कौन सा करेंगे भाई, होमवर्क देखिए बेटा, होमवर्क खुद से करिएगा। CH4 खुद से बना के देखिएगा, HCN खुद से बना करके देखिएगा, CO2 कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, चेंज नहीं रहेगा और बहुत ही आसानी से अब आप कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कर लोगे खुद से, यस। अब हम पढ़ेंगे बेटा कहाँ है हम, चलिए यहाँ पर देखिए, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब 2 तरीके से हम कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हैं। पहला कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे।
और दूसरा होता है चार्जेस आ जाते हैं, तब हम कैसे कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करेंगे। जरा देखो, सबसे पहले लिख लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ साथ लिखिएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस्ड। दोनों ही मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम अच्छे से ही पढ़ रहे हैं ताकि आपका हर एक चीज क्लियर होते हैं। हम एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, नॉट इवन ए सिंगल टॉपिक हम स्किप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम तो पूरा ही पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो हर एक चीज हम कर रहे हैं, जो जरूरत है वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आगे वाला पोर्शन तो आएगा ही नहीं। देखो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या हो गया डबल बॉन्ड, और फिर क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड। पूरा लिख लीजिएगा एसबी, डीबी और टीबी, ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे होगा, देखो अभी हमने बनाया था H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड, अब क्या बनाया था हमने, C और C के बीच में भी सिंगल बॉन्ड हो सकता है, राइट। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बन और उसके बीच में HF लगा लीजिए, HCl लगा लीजिए, सारे सिंगल बॉन्ड ही तो हैं जो भाई इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। डबल बॉन्ड O के बीच में कर लीजिए, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में कर लीजिए, ये सारे क्या है, डबल बॉन्ड ही बन रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कर लीजिए, N के बीच में कर लीजिए, CN के बीच में कर लीजिए, ये सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड्स ही बन रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हमने CN भी तो बनाया था, HCN, है ना, या फिर इसके अलावा हाँ ये कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, सब में ट्रिपल बॉन्ड ही है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन इसका क्या मतलब है, ये तो हमें समझ में आ गया होगा क्योंकि अभी अभी हमने किया है। अब चार्जेस प्रोड्यूस का मतलब क्या है, मतलब हम कैसे बोलेंगे कि कौन सा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है या कौन सा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सिंपल सी भाषा में समझिए, एक हम बोल देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होगा। अब देखो इसको याद करने का तरीका समझो, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे ना रट्टा वट्टा मारते रहते हैं कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर, बहुत सिंपल सी बात है, देखो हम समझेंगे इसको। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो पोलर का मतलब समझो, पोलर का मतलब समझो कि पोलैरिटी, और पोलैरिटी कब आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। बहुत सिंपल सी बात है, मतलब पोलर का मतलब क्या होगा, पोलैरिटी, और पोलैरिटी कब आएगी, पोल कब बनेंगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। नॉन पोलर मतलब कोई पोलैरिटी नहीं है, नॉन मतलब पोलैरिटी नहीं आ रही, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं। आई बात समझ में, जैसे कि HCl है, ये क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन अगर मैं कहूं FF, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। बात समझ में आया, पोलर मतलब पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब पोल्स का बनना, मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का आना, ठीक है, और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अब क्या मेरी बात समझ में आ गई है, यस, दैट इज कंप्लीटली सिंपल। चलिए अब पढ़ते हैं इसको, फटाफट से हम इसकी रीडिंग करते हैं और बहुत क्लियरली चीजों को समझते हैं। देखो होता क्या है, कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो आपके कुल मिलाकर के जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, उस नॉर्मल कंडीशंस यानी टेम्परेचर की नॉर्मल कंडीशंस या प्रेशर की नॉर्मल कंडीशंस में जो होते हैं, ये सभी के सभी गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और लिक्विड स्टेट में भी। बहुत कम कुछ एक कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत ज्यादा जरूरी मैटर नहीं जिस पे रट्टे मारे जाएं, इसको सिर्फ रीडिंग पोर्शन तक रखना है, आपको पता होनी चाहिए ये सभी बातें। बस जितने भी कोवेलेंट सब्सटेंस होते हैं, मेन बातें समझिए और सुनने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ एक, कि जितने भी कोवेलेंट सब्सटेंसेस होते हैं ये सभी के सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, बहुत मतलब वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये होते हैं। लेकिन जो पोलर वाले होते हैं, जैसे पोलर मतलब HCl हो गया, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जब आप उसको एक्वस में डालोगे, सॉल्यूशन में डालोगे, तो क्या होगा, फ्री आयंस में टूट जाएगा, यानी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। जब वो आयंस या फ्री आयंस में कन्वर्ट होगा तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, अदरवाइज सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा।
लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो वो सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं, है ना। ग्रेफाइट में क्या होती है, हेक्सागोनल लेयर्स बनती है और लेयर्स के बीच में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वहां पर जो लेयर्स बनती है उनके बीच में, अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी ग्रेफाइट, अगर ढंग से याद है आपको, और नहीं है याद तो फिर नेक्स्ट मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा भी दूंगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन समझिएगा कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड स्टेट में भी स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन एक लेयर से दूसरी लेयर में पास होते रहते हैं, यानी वहां पे डीलोकलाइजेशन होता रहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। ये क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में यूजुअली ये सॉल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि नॉन पोलर लाइक बेंजीन, ये सभी के सभी उसमें क्या हो जाते हैं, आसानी से सॉल्यूबल हो जाएंगे। कुछ एक कोवलेंट वाटर में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। रीजन पूरी इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होने के या सॉल्यूबल होने के किसी भी कंपाउंड के दो रीजन से ज्यादा रीजन नहीं है। ये मैं आपको समझाऊंगी, अब धीरे धीरे हम आएंगे जब ट्रिक्स पे। मैंने आपको बोला था एसएम शॉर्ट ट्रिक इज कमिंग सून, वहां हम इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से। दो ही रीजन हो सकते हैं, पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर दूसरा रीजन आपको मिलेगा लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में। ठीक है, अगर कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड अगर सोल्यूबल हो रहा है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई LiF है, ये वाटर में सोल्यूबल क्यों नहीं होता, इसकी लो सोल्यूबिलिटी क्यों है, तो भाई इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हाइड्रेशन से, इसलिए ये लेस सोल्यूबल होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई HF जो है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, आप कहोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सिर्फ ये दो ही कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं और कोई तीसरा कॉन्सेप्ट एज सच काम नहीं करता है। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें, लेकिन इसको हम डिटेल में समझेंगे जब ये टॉपिक आगे आएगा तब। ठीक है, तो इसलिए घबराना मत, हम सब करा देंगे आपको। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अबाउट द कोवेलेंट कंपाउंड्स मैंने आपको बता दी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़िए, अब आ जाते हैं हम थर्ड कैटेगरी पे, जो कि है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। देखो यार, इसमें ना यूनिडायरेक्शनल जो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मैं बताती हूँ कैसे। देखो, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपके पास आया अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया क्या है, बेस। बेस का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे इसके पास ना एक लॉन पेयर है। ठीक है, अब लॉन पेयर है तो कोई इसके पास आया, कहेगा यार मेरी हेल्प कर दे प्लीज, मेरे को लॉन पेयर चाहिए। तो ये कहेगा भाई कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी है। ठीक है, मेरे पास पड़ी है, आप ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, इसके पास ऐसे ही कौन आया, इसके पास भाई दुख दर्द बांटने वाला एक बंदा आया, जो कि है BH3। अब BH3 में आप ध्यान से देखिएगा तो BH3 जो है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस B के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, होने कितने चाहिए थे, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास 8 से कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हुआ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत घोर कमी है। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, भाई ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये। राइट, इतनी बात आ गई समझ में। चलिए, अब क्या है, बेचारा स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। स्टेबिलिटी कैसे मिले बेचारे को, स्टेबिलिटी तो हो नहीं सकती क्योंकि 8 नहीं है पूरे, तो इधर उधर भटकेगा, है ना। बैक बॉन्डिंग में बेचारे में हो नहीं सकती है, तो क्या करेगा, कहीं से हेल्प ही तो मांगेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो यूजुअली ये डाइमर बनाता है। ये भी हम P ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, यू विल एंजॉय दैट। अब यहाँ पर क्या है कि भाई अब उसके पास मदद करने के लिए कोई है नहीं, तो इसको दिखा सामने सामने चलता चलता अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इसको रास्ते में दिखा, इसने कहा कि भाई मेरे को ना स्टेबल होना और मेरे को ना जरूरत है, लॉन पेयर दे दो यार तुम अपना, क्योंकि तुम्हारे पास तो है ही। तो क्या करता है ये जो अमोनिया है, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर रखा हुआ है, इसलिए कहता है चल पूरा ही दे दूं क्या। तो ये क्या होगा, पूरा के पूरा लॉन पेयर उठा करके इसके साथ शेयर कर लेता है। मतलब कोवेलेंट और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, या सॉरी कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड होता है, ये भी एक पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। इसमें भी शेयरिंग हो रही है, इसमें अपनी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेयर कर रहा होता है, बस इतना फर्क है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम ये शेयर करेगा, एक जैसे A और B बन रहा है बेटा, तो ये जो बॉन्ड है इसमें एक होगा A का और एक होगा B का इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन इसमें दोनों के दोनों अमोनिया के ही हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी पेयर किसकी, अमोनिया की। तो जब पूरी पेयर दे देते हैं तो कंप्लीट एरो बनता है दोनों के बीच में, तो
तो पूरी की पूरी शेयर कर लिया। अब देखना इसके बाद 6, 6 तो यहाँ है, 6 और 2 कितने हो गए 8, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। ऐसे ही 6 + 2 इसमें भी काउंट होंगे, इसमें भी। अब दोनों की जरूरत क्या होगी पूरी। तो ये क्या हो गया यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही बंदा शेयर कर रहा है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आया। इसी को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड के नाम से जानते हैं, जिसमें यूनिडायरेक्शनल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा यूनिडायरेक्शनल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल यही लिख लीजिएगा यूनिडायरेक्शनल शेयरिंग, एक ही बंदा एक ही शेयर करता है पूरी की पूरी पेयर। ठीक है, पूरी की पूरी पेयर एक ही बंदा शेयर करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सामने वाले से शेयर कर लेगा। ठीक है, तो उस तब जो बॉन्ड बनेगा उसको हम एग्जाम्पल ऐसे लिख लीजिएगा, ए है, इसने पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन पेयर, जब पूरी दे रहा है तो कंप्लीट एरो बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बन गया ऐसे बन गया। और ये जो बॉन्ड बना इन दोनों के बीच में दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। अब तो आ गया होगा, आई होप आ गया हो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। इसी को हम कोऑर्डिनेटिव या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट आया फॉर्मल चार्ज। अब देखना फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है। मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर अलग अलग एटम्स या इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा उसको हम उसका फॉर्मल चार्ज कहते हैं। कहोगे मैडम नहीं आया समझ में, क्या बोल दिया। देखो मैं बताती हूँ आपको। जैसे मानो आपको एक कॉमन एग्जांपल ले रही हूँ जो आपके बुक में है, O3 ले लेती हूँ मैं। अब O3 कैसे बनता है, O3 ऐसे बनता है। ठीक है, O3 ऐसे बनेगा और यहाँ क्या होगा भाई, ये बन गया आपका O3, बनता है ना ऐसे O3। अब देखो अगर काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनको O3 कहेंगे भाई इसके ऊपर कोई चार्ज तो है ही नहीं, तो काफी सारे बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं ना। अब ये क्या कह रहा है कि फॉर्मल चार्ज क्या बताएगा कि हर एक एटम, अगर मैं ये स्ट्रक्चर ना बनाती ये बनाती, तो हर एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है। जैसे मैंने यहाँ लिखा +1 इसके ऊपर है, -1 इसके ऊपर है, तो ये मुझे फॉर्मल चार्ज के थ्रू पता लगता है। बात समझ में आए, एक पूरे कंपाउंड के अंदर इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज है वो मुझे फॉर्मल चार्ज बताता है। अब देखो निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते हैं, फटाफट से लिखोगे फॉर्मल चार्ज। ठीक है, सीधा सा याद रखो V - L - S/2। अब कहोगे मैम ये क्या लिख दिया। ठीक है, तो V का मतलब हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखोगे बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो गया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। S क्या हो गया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या हो गया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या हो गया शेयर्ड पेयर यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस बात खत्म। इसी से हम निकाल लेंगे फॉर्मल चार्ज। देखो कैसे निकालते हैं, समझेंगे इस बात को, अप्लाई भी तो करना है। जैसे इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2 और इसको नाम दे देते हैं बेटा 3। ऐसे ही आपको हर एटम को नाम दे देते हैं क्योंकि तीनों ही ऑक्सीजन है ना बेटा। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, फर्स्ट वाले पे। तो क्या होगा V - L - S/2। तो वैलेंस कितने होंगे भाई, ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी ऑक्सीजन के वैलेंस में होंगे 6, माइनस में लॉन पेयर कितने 1 2 3 4, ये लीजिए 4। शेयर्ड कितने 1 2 3 4, 4/2 कितना हो गया 0। तो इसके ऊपर कोई चार्ज वैसे मैंने लिखा है क्या, नहीं, तो 0 चार्ज है इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर कितनी मजेदार चीज है, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे चलिए। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 अगेन V - L - S/2। देखो V मतलब बैलेंस तो 6 ही रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन की ही बात हो रही है। अब देखो लॉन पेयर कितना है, इसके ऊपर चेक करेंगे कितना है बेटा, चेक करो कितना है। यहाँ पर देखो जिसको पता नहीं लग रहा वो मैं बता रही हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से होएगा। क्लियर। अब इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ये रहा 2, तो यहाँ रखोगे 2 माइनस
शेयर्ड कितना है 1 2 3 4 5 6, आइए 6/2, यहाँ कितना हो गया 6 - 5 +1, तो यहाँ मैंने +1 बनाया ही है, देख लीजिए, वेरीफाई कर लिया, क्लियर है। ऐसे निकालते हैं फॉर्मल, कितना आसान है, ठीक है, ऐसे ही डरते रहते हो तुम लोग। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3 क्या हो जाएगा V - L - S/2, क्लियर हुआ। तो अब V - L, हाँ थर्ड वाला ऑक्सीजन आप चेक कर लीजिएगा एक बार फटाफट से, कैसे होगा जरा देखो। यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर थर्ड वाले पे चेक करें, बैलेंस तो क्या रहेंगे 6 ही रहेंगे, माइनस में लॉन पे चेक करिए 1 2 3 4 5 6, आइए जरा 6। शेयर्ड चेक करिए 1 2 2 ही है, तो 2/2 क्या हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल -1, ये लीजिए -1 आ गया। फॉर्मल चार्ज निकालना अब तो आ गया होगा, आई होप, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, कोई बहुत भारी भरकम नहीं है ये, ठीक है जी, क्लियर। फॉर्मल चार्ज ऐसे ही होमवर्क दे देती हूँ, PO4 3 नेगेटिव, हर एक एटम पे निकाल करके देखिएगा, यहाँ पर देखिए, और कार्बोनेट, इन तीनों पर निकाल करके देख लेना, ये आपके पेपर में आया हुआ है, ये आपके पेपर में आया हुआ है PYQ, ये मैं फिर करा ही देती हूँ आपको, आया हुआ है तो बाकी दो आप खुद से कर लेना। यस, ये वाला मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। चलिए स्पेस देखते हैं। यस, PO4 का देखो स्ट्रक्चर कैसे होगा, थ्री नेगेटिव है, डन। फॉस्फोरस के ऊपर निकालना बेटा फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज निकालोगे V - L - S/2, V मतलब बैलेंस है ना, बैलेंस कितने हैं, नाइट्रोजन वाली फैमिली का है तो चेक करिए 5 होगा, माइनस में लॉन पेयर कितना है, नहीं है, शेयर्ड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 10/2 कितना हो गया 5, 5 - 5 0, देख लो फॉस्फोरस पे वैसे भी कोई चार्ज है नहीं, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 0, निकाल लोगे खुद से, ये आया हुआ है इसलिए मैंने करा दिया, बाकी आप खुद से निकाल करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ये मैं आपको पहले ही थोड़ा डिटेल में करा चुकी हूँ, ठीक है। अब इसको समझिए, ऑक्टेट रूल कहाँ कहाँ फेल हुआ। अच्छा, एक चीज मुझे याद आई, काफी सारे बच्चों को ये पहचानने में भी प्रॉब्लम होती है सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जैसे मैंने मान लो मैंने लिखा CO3 2 नेगेटिव, तो सेंट्रल एटम कौन सा है, C ही सेंटर में क्यों लिया। देखो भाई, मैं ये छोटी सी बात भी यहाँ क्लियर कर देती हूँ, सबसे पहले सेंट्रल एटम पहचानते हो जो लेस कम नंबर में होता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3 लेकिन कार्बन कितना 1, तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेस नंबर में होगा, ऑक्सीजन 3 है कार्बन 1 ही है, जो कम होगा वो सेंट्रल होता है। या फिर हम किससे पहचान सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, मतलब बाकी सबके कंपैरिजन में वो लीस्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि हम देख सकते हैं 2 या 3 चीजों से, पहला सेंट्रल एटम कम होगा, कम नंबर में होगा, दूसरा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दूसरा उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, ठीक है, इससे भी आप चेक कर सकते हो, या फिर लार्ज साइज होगा और मल्टीपल बॉन्ड बनाने वाला होगा, वो सेंट्रल होता है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको लिख लीजिएगा अगर लिखना है तो। चलिए अब आइए, ऑक्टेट रूल फेल कहाँ कहाँ पे हुआ। सिर्फ ऑक्टेट रूल मतलब आउटर मोस्ट में 8, लेकिन हाइड्रोजन तो आउटर मोस्ट में 2 करता है, यानी ड्यूप्लेट बनाता है, वो ऑक्टेट नहीं बनाता। तो पहला फेल्चर तो यही था कि H2, फॉर्मेशन ऑफ H2, भाई ये क्या बनाता है, ड्यूप्लेट बनाता है, ऑक्टेट की बात नहीं करता ये, बात समझ में आई, फॉर्मेशन ऑफ H2 ये एक बात है। दूसरा हो गया कि जो BH3 अभी मैंने लिखा था, अब इसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी बात, जैसे AlCl3 हो गया, जैसे FeCl3 हो गया, जैसे BCl3 हो गया, भाई ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो उससे पूछा तो बोला पता नहीं, ठीक है, तो यहां पर भी ये फेल हो गया। दूसरा, ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स थे जिनका ऑक्टेट हद से ज्यादा पूरा था, मतलब आउटर मोस्ट में 8 की जगह 10 है, ठीक है, SF6 आउटर मोस्ट में 12 है, ठीक है, IF7
7 है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? इनका तो ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट हो गया ये तो, ठीक है, यानी 8 से ज्यादा है, तो इस हिसाब से तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे, लेकिन ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये भी इसकी लिमिटेशन हो गई, भाई क्यों कर रहे हैं एग्जिस्ट, ठीक है। फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स को देखा गया, भाई जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं, ठीक है, भाई ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज भी एग्जिस्ट क्यों कर रही हैं? जैसे NO की अगर हम बात करें तो NO बनाइए जरा, यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2, अब इसके पास कितने हैं भाई? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है 7 है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं पता। तो ये सारे के सारे लिमिटेशंस हो गए। नोबल गैसेस जो होती हैं, अभी तक हम पढ़ते आए कि नोबल गैस जो होती है वो स्टेबल होती है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन हमने देखा कि नोबल गैस में से भाई ये वाली जो गैस है ये तो बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना रही है, 8 कंप्लीट होते हुए भी, ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए भी। यहाँ पर देखो कितने सारे कंपाउंड्स हम बनाते हैं, इसके क्यों बना रहे हैं ये नहीं समझ में आया। तो ये भी इसका लिमिटेशन बन गया कि क्यों बना रहा है भाई ये कंपाउंड, जब इसके आउटर मोस्ट में 8 है तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कंपाउंड ही क्यों बना रहा है ये? तो बोला कि नहीं पता, तो कुल मिलाकर कि ये भी फेल हो गया मामला, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं एक, इससे पूछा है कि इनमें से कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो अप नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें से आप खुद से ट्राई करेंगे, इनमें से कौन है जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो अप नहीं करा, जिनके भाई ऑक्टेट में 8 से ज्यादा या 8 से कम भी हो सकते हैं, तो बताइएगा। तो भाई सीधा सीधा आंसर है, अभी अभी हमने पढ़ा है PCl5। अगर आप PCl5 बनाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि P के पास 10 हो गए, 2 2 4 6 8 10, तो 10 वाला तो क्या होना ही नहीं चाहिए, है ना, तो 10 वाला तो होना ही नहीं चाहिए। तो भाई ये लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है और इसका आंसर PCl5 ही हो जाएगा। ऐसा क्यों? यही लिमिटेशन है कि ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, फिर देखा तो एग्जिस्ट कर रहा था ये। नेक्स्ट देखिए, इनमें ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि आयनिक और कोवेलेंट दोनों टाइप के बॉन्ड्स को बना रहा है? चेक करिएगा बेटा, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा और नहीं देखेंगे तो समझ में भी नहीं आने वाला। देखो लास्ट से चले, देखो Na है, ये टूटेगा इस तरीके से, तो अपोजिट आयन से, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और बॉन्ड नेम होगा आयनिक बॉन्ड, यानी दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड तो है, लेकिन O और H के बीच में भी तो है बॉन्ड, और ये कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट, तो यानी कि NaOH के अंदर आयनिक और कोवेलेंट दोनों टाइप का बॉन्ड है, तो आंसर डी तो है ही। बाकी देख लेते हैं एक बार, HCN, तो HCN में तो ऐसे होता है बेटा, तो ये क्या है? HCN में देखेंगे तो हमारे पास क्या है, सिर्फ चेक करोगे तो क्या है, सारे के सारे नॉन मेटल्स है ना, तो यहाँ पर क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सभी के सभी नॉन मेटल्स है। MgCl2 चेक करेंगे बेटा, MgCl2 ये क्या है? Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी मेटल, और Cl क्या है? नॉन मेटल, यानी कि ये तो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। H2S चेक करेंगे, H2S चेक करेंगे, सभी के सभी क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बन रहा है, तो यानी कि आंसर क्या हुआ? NaOH ही हुआ, जिसमें कोवेलेंट और आयनिक दोनों देखे जा रहे हैं, बात खत्म हुई। नेक्स्ट रेजोनेंस, देखो भाई रेजोनेंस क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ऐसे सीरियसली नहीं लेना, इसको हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, आप पढ़ भी चुके हो, तो बहुत ज्यादा ऐसे इनऑर्गेनिक तक ही मैं सीमित रखूंगी आज वाले सेशन में, तो हम इन बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में मैं नहीं जा रही हूँ अभी, बस इसको समझो क्योंकि ये जरूरत है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर वाला क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तो हम इसको उस लेवल पे तो हमें करना पड़ेगा। और नीट वाला जो आपका एग्जाम है इससे ज्यादा हायर लेवल नहीं है बेटा, ये आपका बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है, जितना प्रोवाइड किया जा रहा है मोर देन सफिशिएंट है, नीट के लिए ये इतना लेवल है, तो आप टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो रेजोनेंस क्या चीज है, रेजोनेंस किस तरीके से आप करेंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में समझो यार, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, उसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर जब हम उनका डॉट स्ट्रक्चर या लेवी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो एक ही स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते,
तो हम क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल के बहुत सारे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसकी सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, और उसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन करते हैं हम रेजोनेंस के थ्रू ही करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जैसे मानो मेरे पास है O3 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब O3 को मैंने अभी अभी आपको बताया था, डॉट स्ट्रक्चर जब आप इसका बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसा और ऐसा। अभी मैंने बनाया था 2-4 मिनट पहले की बात है, राइट। अब क्या हुआ, जब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि रेजोनेंस का कंसेप्ट ही क्यों आया, जरूरत ही क्या पड़ गई। ठीक है, अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इस वाले O और O के बीच में डबल बॉन्ड है। चेक किया आपने, है ना, यहाँ पर क्या है, सिंगल और डबल बॉन्ड है। जब हम ये चेक कर रहे हैं तो उस दौरान भाई सीधी सी बात है, जो बॉन्ड लेंथ अगर हम निकालेंगे तो x की ज्यादा होगी y के कंपैरिजन में, है ना। x की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, y के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। जब ऐसा हुआ तो फिर देखा गया कि जब इसका एक्सपेरिमेंटल, मतलब हमने देखा कि O और O की जो बॉन्ड लेंथ है और O और O की डबल बॉन्ड वाली जो बॉन्ड लेंथ है, पहले उसका देखा गया कि कितनी होती है वो। ठीक है, तो जब चेक की गई तो ये मिली हमें 148 पिकोमीटर और ये देखी गई 121 पिकोमीटर। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इस चीज को चेक किया गया तो ये डेटा था ही नहीं, है ना। भाई होनी तो इतनी चाहिए थी ना, और O के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और O के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो यही होना चाहिए था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो भाई दोनों का डेटा साथ में क्या होना चाहिए था, अगर हम डेटा देखें तो सेम होना चाहिए था, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ 148 और इसकी बॉन्ड लेंथ 121 होनी चाहिए। बट देखा गया कि ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो दिख ही नहीं रहा, ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो अब क्या किया गया, उस दौरान देखा गया कि भाई इनका जो O और O के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, ना तो वो 148 पिकोमीटर है, ना ही डबल बॉन्ड वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो 121 पिकोमीटर है। फिर बोला कि क्या होगा, फिर वहां पर ये चेक किया गया कि एक्सपेरिमेंटली जब इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा गया तो इसका जो बॉन्ड लेंथ था वो 128 पिकोमीटर पाया गया। भाई अब तो 128 जो है, अब ना तो वो 148 के आसपास दिख रहा है हमारे को, मतलब चेंज है, कहने का मतलब चेंज है, आना डेटा कुछ और चाहिए था। और दोनों ही ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो 128 पिकोमीटर पाया गया। यानी कि इनके बीच में अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है या सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उससे काफी कम और डबल बॉन्ड वाले से ज्यादा कुछ पा रहा है। यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के बारे में वहां पर पहली बार बात की गई कि भाई एक्सपेरिमेंटल डेटा तो मैच ही नहीं कर रहा। तो अब इसको रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया गया, और रेजोनेंस से कैसे एक्सप्लेन किया गया, आइए वो पढ़ते हैं। देखो कैसे एक्सप्लेन किया गया, ऐसा है। अब देखो कैसा हुआ। अब देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है ज्यादा वाला कम वाले को देता है। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब ज्यादा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, ज्यादा वाला कम वाले की तरफ शिफ्ट किया, और जैसे ये शिफ्ट किया तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या तो पूरी तरीके से इधर होगा या फिर इधर होगा, इस बात को गार्ड बांध लेना। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, या फिर इन सारी चीजों को अगर हम ना भी समझें या फिर हम समझना अभी नहीं भी चाहते तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूं तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, और अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पहले यहां देखा गया फिर यहां देखा गया, मतलब दोनों ही जगह पे डीलोकलाइज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखा गया कि भाई कुल मिलाकर के ये जो बॉन्ड लेंथ चेक की गई वो 128 पिकोमीटर, यानी कि वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एग्जिस्ट कर रहा था। वहां पे क्या चेक कर रहे थे भाई, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ पाई गई वो सिंगल बॉन्ड से तो कम लेकिन डबल बॉन्ड से ज्यादा पाई गई, जो कि हमने बोला पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जो कि आप इस तरीके से यहाँ देख पा रहे हो। अभी आया समझ में क्या बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पढ़ाने की कोशिश आपको कर रहे हैं, राइट। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां लिखा भी होगा शायद, ये रहा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर हम बोल देते हैं
लिखा ही नहीं हुआ, कमाल हो गया। तो लिख लीजिए रेजोनेटिंग या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कॉन्ट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, जो मेन एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो रियल स्ट्रक्चर है, उसको हम बोल देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। बात समझ में आ गया, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं बेटा। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर बॉन्ड ऑर्डर को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है और आता भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की हमें जरूरत है। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर। इस तरीके से आप हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर कैसे निकालेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, पहले तो आप ये समझिए। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि अगर हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर निकालेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर किस तरीके से निकालेंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है बेटा। ये दोनों अपने को पता होना चाहिए। इन दैट और इन सभी चीजों को छोड़ करके अगर हम चार्ज स्पीशीज के अंदर भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो वो भी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये भी हम एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चार्ज स्पीशीज, ये तीनों ही चीजें मैं आपको बता रही हूँ, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके एग्जाम में 2 से 3 बार बेटा आ चुका है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और ये अभी भी चांसेस हैं आने के। देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सिंपल सी बात है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो हम वहां पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 निकल आएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड ही है, चाहे हम कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो इसका सीधा सा बात है बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। ठीक है, कोई सिंपल कोई लॉजिक इसमें नहीं है। खैर, डबल बॉन्ड की बात करें तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। ये तो हुए सिंपल से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर डायरेक्टली हम डबल बॉन्ड्स चेक कर लेते हैं, या फिर हम सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया बेटा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक हमने लगा लिया। प्रॉब्लम कहाँ आती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो वहां से आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेगा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बनेगा टोटल नंबर ऑफ, लिखेंगे डिवाइड बाय क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहले काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर 2 एटम्स के बीच में बन रहे होंगे, डिवाइड में कर दोगे टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सीधा सा लिख देना टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत सिंपल सी बात है, कोई खास दिक्कत है नहीं। RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये मैं आपको निकाल करके भी दिखाऊंगी क्योंकि PYQ है भाई, आया हुआ है तो हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस केस में चार्ज स्पीशीज के केस में हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस केस में हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि सराउंडिंग एटम की वैलेंसी क्या है। पहला काम आपका क्या चेक है, क्या करोगे आप, सराउंडिंग एटम की वैलेंसी क्या है, सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे। दूसरी बात आप करोगे कि कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है, यानी कि पहले क्या देखोगे, वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस में चार्ज ऑन कंपाउंड डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलिए एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, 1 या 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए क्वेश्चन किस तरीके का आता है। राइट, तो क्वेश्चन का पता होना जरूरी है। देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये बना कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया आपके पास। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी पता करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, O नेगेटिव, एक बार डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो,
यहाँ क्या आ गया बेटा, O नेगेटिव, यहाँ आ गया O नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हो गया। अब अगर इस केस में आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हो तो सबसे पहले आप चेक करिएगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम के बीच में कितने, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो आप, फटाफट से करोगे, कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 हो गया। ठीक है, अब टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो 1 2 3, तो 3, तो ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। निकालना आया, चेक करोगे कितना आया बॉन्ड ऑर्डर, चेक करो भाई 1.33 समथिंग कुछ आएगा, चेक कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन करें, देखो ये आपका क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया हुआ है बेटा, चेक कर लेना। क्वेश्चन PYQ कौन सा आया हुआ है ये भी देख लेते हैं, फॉस्फेट आया हुआ है आपके पास, वहां पर भी अगर आपको याद हो तो फॉस्फेट का ही जो है फॉर्मल चार्ज वाला मैंने बताया था क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही सेम फॉस्फेट का क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है जहां पर आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है बेटा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। मैं आपको 3 का बताती हूँ, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं एक बार, हाँ यहाँ से करिए, PO4 3 नेगेटिव, यहाँ देखिए SO4 2 नेगेटिव, तीनों मतलब ये सबका जो मैं निकाल करके आपको दे रही हूँ तीनों का एक बार आप करिए, अप्लाई करना आना चाहिए, ये जरूरी है, फॉर्मूलाज तो बेटा हो ही जाएंगे अल्टीमेटली। ये देखिए अब इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर आप ईमानदारी से रिकॉर्डिंग रोक करके एक बार कोशिश करिएगा निकालने की। अब देखो, अब ये क्या है, चार्ज्ड स्पीशीज है, ये सभी क्या है, चार्ज स्पीशीज है। ठीक है, तो इन केस में आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, देखो मैंने बताया, द वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस में चार्ज ऑन कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। क्लियर है, तो अब आपसे बॉन्ड ऑर्डर इन तीनों का मैं पूछ रही हूँ, तीनों का इसी कॉन्सेप्ट से अप्लाई करना है। देखो सराउंडिंग एटम क्या है, ऑक्सीजन, वैलेंसी कितनी 2, तो यहां पर आ गया बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वैलेंसी कितनी आ गई 2, चार्ज कितना है -3, और टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितना है 4। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, कैसे करना है, 2 माइनस में 3/4 कितना हो गया, 8 माइनस 3/4 कितना आ गया बेटा 5/4, कितना आ गया 1 पॉइंट, और यहाँ पे कितना आ गया 4 2 1.2 आ गया। देखो एक बार, ठीक है, ऐसे ही सल्फेट का उस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखो कितना है भाई 2, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2, प्लस में चार्ज कितना है -2, सराउंडिंग एटम 4, तो 2 यहाँ हो गया 2 माइनस में 1/2, 4 माइनस 1/2, 3/2 यानी 1.5 के आसपास आ गया। क्लियर हुआ कैसे अप्लाई कर रही हूं मैं, यस। इसके ऊपर भी निकाल के देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा, वैलेंसी 2 प्लस में -1 डिवाइड बाय 4, 2 माइनस में 1/4, 8 माइनस 1/4, 7/4, 1.7 समथिंग आ गया। अप्लाई करना आया या नहीं आया बताना एक बार, मतलब किस तरीके से आपको करना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरियाज में से ही आ गया ये। ठीक है, यानी कि क्या हम कह सकते हैं, अब ध्यान से इनके स्ट्रक्चर्स भी बनाए हम, देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस ही कर लेते हैं। ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस तो देखो करनी चाहिए है ना, तो यहाँ पर देखो O नेगेटिव और O नेगेटिव, ऐसे ही सल्फेट का चेक करो, यहाँ देखो, ठीक है, और ऐसे ही ClO4 का चेक करो, कर लिया चेक। तो क्या मैं अब ये बात कहूं, अगर ऑब्जर्वेशन किया आपने तो ऑब्जर्वेशन से क्या हम बात कह सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो डबल बॉन्ड बढ़ रहा है, चेक करना, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो डबल बॉन्ड बढ़ रहा है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। अगर आप इस तरीके से भी ना निकालना चाहे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, वहां से भी ठीक आएगा, लेकिन वहां पर फिर आपको रेजोनेंस ड्रॉ करके, या फिर अभी आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपको तब भी खैर कोई खास जरूरत नहीं पड़ने वाली है,
ठीक है, आप बहुत अच्छे से बता पाओगे कि इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्योंकि एक बार यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ, ऐसे एक बार यहाँ, तो तीनों पे डिस्पर्स होगा नेगेटिव चार्ज, राइट। तो भाई इसके 4 बनेंगे, तो आपको साफ साफ पता लग जाने वाला है, कोई ऐसे दिक्कत या बहुत घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम निकालते, अगर इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले इस वाले फॉर्मूले से निकालते तब भी आप निकाल लेते। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7/4 आ जाता। यहाँ पर भी 7/4 ही आ रहा है, ठीक है। तो सेम ही है कि अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऐसे निकालना चाहें ऐसे निकाल सकते हैं। 4 स्पीशीज है, वो वाला फॉर्मूला आपको इजी लग रहा है, आप वहां से निकाल लीजिए, आंसर विल रिमेन सेम, आंसर सेम ही आएगा आपका, कोई दिक्कत एज सच नहीं आएगी, दोनों ही फॉर्मूलाज अपनी अपनी जगह काम करेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आई होप कोई दिक्कत अब नहीं आएगी, आप यहाँ तक रेजोनेंस तक हमारा हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक का लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ है। कल हम करेंगे बेटा डाइपोल मोमेंट, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कह सकते हो। फजान रूल हम कल करेंगे, वीबीटी भी हम कल करेंगे, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब कुछ कवर अप करेंगे बहुत ही अच्छे से। लेकिन आप ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, चैप्टर बहुत ही बड़ा है, चैप्टर एकदम से कवर अप होने वाला नहीं है, लेकिन नीट के हिसाब से चीजों को कवर अप करना थोड़ा सा इजी है हमारे लिए, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, राइट। तो इसके PYQs जो VBT से रिलेटेड होंगे वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी नेक्स्ट सेशन में। तो आप बेसिक को बहुत अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, ये लेक्चर ध्यान से नोट से अच्छे से बनाइएगा और कुछ बेसिक ऑलरेडी पढ़ करके रखिएगा। आपको वो चैप्टर जो आपका आगे वाला जो पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और तैयारी करते रहिए।